वेलकम बैक इन गुड मॉर्निंग लाहौर। और अब हम बात करेंगे, जैसे कि ब्रेक से पहले हम एनीमिया की बात कर रहे थे, लाइफस्टाइल डिजीज़ की बात कर रहे थे, लेकिन उसके साथ ही साथ जो आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ज़िंदगी गुजारने के लिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो इसी टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं। पहले उनका इंट्रोडक्शन कराते चलें। CEO यूनिफाइड ग्रुप हमीदुल्लाह खान साहब मौजूद हैं। और आप जैसे कि आपकी प्रोफाइल में ऑलरेडी मेरे पास काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं। आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी करते हैं, आप रियल स्टेट से भी बिलोंग करते हैं, इसी तरह से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की फाइनेंशियल एंड टैक्सेशन कमेटी के मेंबर भी हैं। तो सर, हर इंसान को अपनी लाइफ के किसी ना किसी मौके पर जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो आप क्योंकि गुज़श्ता 25 साल से, जैसा कि आपने बताया कि आप इस शोबे से वाबस्ता हैं, तो रियल स्टेट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट किस तरह से इंटरलिंक कैसे कर सकते हैं? और फिर हम आएंगे कि एक घर की फाइनेंशियल मैनेजमेंट से लेकर एक मुल्क की फाइनेंशियल मैनेजमेंट तक कहाँ पे आप जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है। जी, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू मैडम और लाहौर रंग का कि मुझे मौका दिया। फाइनेंशियल मैनेजमेंट और डिसिप्लिन जो है वो पूरी लाइफ का जो है ना मेन पार्ट है। जब तक आप फाइनेंशियली मैनेज नहीं होंगे तो रियल स्टेट क्या आपका जो डे टू डे नीड है वो भी नहीं चल सकती। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप जैसे भी आपका कैरियर हो, जिस भी फील्ड में आप अपने आप को एक्सप्लोर करें, तो उसका एंड रिज़ल्ट यही है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, आपका सोशल सर्कल जो है वो स्ट्रांग हो। जब आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होंगे तो आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, किसी भी दूसरी जो फील्ड है उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही है कि आप फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। उसके लिए आपका बेहतरीन यही है कि आपका जो कैरियर है उसको आप प्रॉपरली चूज़ करें। हमारे यहाँ पे ना कैरियर काउंसलिंग ही नहीं है, तो हम एक्सीडेंटली ही अपने जो भी होती है एजुकेशन उसको चॉइस करते हैं, या पेरेंट्स की वजह से या रिश्तेदारों में किसी की सक्सेस देखते हैं, या जहाँ तो उस एडमिशन मिल रहा होता है, या जहाँ पे जिसको एडमिशन मिलता है तो उसको करते हैं। ये नहीं देखते कि बंदे के अपना जो एपिटाइट है वो क्या है, या उसकी अपनी जो स्ट्रेंथ है उसमें क्या है। बाई बर्थ हर बंदे की अपनी एक डिफरेंट स्किल सेट होता है उसके अंदर, उसको एक्सप्लोर हम नहीं करते, ना पेरेंट्स करते हैं, ना एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स करते हैं। तो वो यानी एक देखा देखी वाला जो है ना उस वजह से चलते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे जो लोग हैं वो सक्सेस नहीं है जितने होना चाहिए उनको। राइट। तो क्या समझते हैं कहाँ से स्टार्ट होगी फाइनेंशियल मैनेजमेंट? हम बचपन से ही बच्चों को सिखाना शुरू कर दें, सेविंग करना सिखा दें, अपनी आमदनी से ज़्यादा जो है वो खर्च ना करें, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल, जैसे ही बच्चा ऑलमोस्ट 5 इयर्स का हो रहा है ना, तो अब उनकी काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होती है। तो हमें बच्चों में सेविंग के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का जो है ना वो करना चाहिए, कि उनको हम डिफरेंट रूट्स बताएं कि बच्चे ने कैसे कैसे जो है ना छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करनी है। चाहे वो जिस तरह अब जैसे जैसे वो ग्रो होता है, चाहे शेयर में इन्वेस्ट करे, डिफरेंट जो कंपनीज़ के शेयर हैं, जितने उसकी पॉकेट मनी है वो उसी में से उसको मैनेज करें, ना कि आप अपनी यानी पेरेंट्स उसको कोई इन्वेस्टमेंट के लिए मनी दे। उसको ये सिखाया जाए कि आपको ये जितनी भी पॉकेट मनी मिल रही है उसमें से आपने अपने यानी एक्सपेंसेस भी मैनेज करने हैं, इसी से सेव करके आपने उसमें कैसे इन्वेस्ट करते हो वो डिफरेंट चीज़ें आप उसको यानी पढ़ने के लिए दें, जिस तरह न्यूज़पेपर है। लेकिन हम ज़्यादातर टीवी पे क्या ड्रामे या वो चीज़ें तो देख रहे होते हैं, लेकिन जो प्रोग्राम इस तरह के होते हैं वो बहुत कम ही बच्चों को हम दिखाते हैं या उनको हम उसमें इन्वॉल्व करते हैं। उनका इंटरेस्ट नहीं होता और ना ही कोई इंटरेस्ट डेवलप कराया जाता है। इंटरेस्ट अगर डे 1 से शुरू किया जाएगा तो वो जैसे जैसे ग्रो करता जाएगा तो वो इंडिपेंडेंट हो जाएगा, बजाय इसकी डिपेंडेंसी रहे। जिस तरह अब हमारा कल्चर फैमिली का इस तरह है कि अगर एक बंदा कमा रहा है तो बाकी सारे देख रहे हैं भी ठीक है, सब कुछ चल रहा है, कोई मसला नहीं है बाकी सब। तो हर बंदा, अगर हम डे 1 से उनको ये सिखा देंगे बच्चे को, जब वो बच्चा होता है तो फिर वो आगे जाके सक्सेसफुल ही होगा डेफिनेटली। अच्छा सर, हमीदुल्लाह साहब, आप बड़ी पॉजिटिव और बड़ी ड्रीमी और बड़ी आइडियलाइज बातें कर रहे हैं कि हमें बच्चों को सिखाना चाहिए कि आपने इन्वेस्ट करना है अपनी ही पॉकेट मनी से बचाकर। इसी तरह से जब आप बड़ों की बात करते हैं और जो सैलरी बेस्ड जॉब करने वाले लोग हैं उनकी बात करते हैं, तो उनको भी अपना फाइनेंस मैनेज करना होता है। उनके लिए भी यकीनन आपका यही एडवाइस होगा कि आप अपनी सैलरी में से कुछ बचाएं और उसको इन्वेस्टमेंट में लगाएं। इन्वेस्टमेंट के लिए हमारे यहाँ कितना जो है वो हौसला अफजा एनवायरनमेंट है? आपको लगता है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं, जिस सराउंडिंग्स में हम रहते हैं, वहाँ पे ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टमेंट की जा सकती है? देखिए, जो सोसाइटी है वो किससे, लोगों से बनती है, और हमारी जो सोसाइटी है हमसे ही बनी हुई है। बिल्कुल। अगर हम इसमें पॉजिटिव सोचेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें पॉजिटिव ही होंगी। दूसरा है कि हम हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है या हमारे घर का जो माहौल है ना, उसमें भी हम बच्चों को ये कह रहे होते हैं कि जी आप ये इसलिए पढ़ो कि आप आपकी जो अर्निंग है ना वो बड़ी अच्छी होगी।
और दूसरा है कि उनको हम एम्प्लॉय बनने की ज़्यादा वो ग्रूमिंग कर रहे होते हैं, ना कि एंटरप्रेन्योर स्किल जो है ना उसके अंदर वो हम डेवलप करें। तो एम्प्लॉय बन के तो आप कितना को कमा लेंगे, आपकी एक लिमिटेड ही है, चाहे आप 18 घंटे काम करें तो भी आपका एक लिमिटेड सोर्स ऑफ इनकम ही रहेगा, जो आपकी सैलरी है वही मिलनी है। तो जो भी सैलरी के साथ ज़ाहिर एक रिस्क फैक्टर जो है ना वो आप नहीं ले सकते, आपके ऊपर फैमिली है, आपके सारे मसले मसाइल हैं, उसको कैटर करने के लिए आप साथ साथ अपने जो है ना वो देखें कि आपका अपना जो स्किल सेट है वो क्या आपको अलाउ करता है, और समझदारी से करें। ज़्यादातर क्या होता है जो नुकसान होते हैं या ट्रस्ट डेफिशिएट हो रहा है वो इसलिए होता है कि हम लालच की वजह से जो है ना मारे जाते हैं और दूसरों पर रिलाई कर रहे होते हैं। हाँ जी, दूसरा है कि जब तक आप चीज़ों को समझे नहीं और सिर्फ इसलिए करें कि जी ओवर द नाइट आप जो है ना बहुत ज़्यादा वेल्थी हो जाएं, तो उसमें हमेशा रिस्क ज़्यादा होता है। और वो इस तरह की स्कीम्स आ रही होती हैं, लोग जो फ्रॉडी हैं, हमारे एक स्टॉक एक्सचेंज के इन्वेस्टर हैं, ब्रोकर्स हैं, वो अक्सर एक बात कर रहे थे कि जब तक लालची जिंदा है ना तब तक जो फ्रॉडी है ना वो नहीं मरता। उस लालच की वजह से ही हमारे साथ फ्रॉड हो सकता है। जब तक हम लालच में नहीं जाएंगे ना तो हम सोच समझ के डिसीजन करेंगे। बिल्कुल। और जैसे हम अगर ऊपर लालच जो है वो हावी हो गया तो हमारा गलत ही होगा डिसीजन। अच्छा, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताएं। आप खुद भी एक ग्रुप को लीड कर रहे हैं, तो क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं स्पेशली यूथ के लिए? उसमें यह है कि जिस तरह स्टॉक एक्सचेंज है उसमें काफ़ी अच्छी यानी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर छोटी छोटी जो है ना उससे आप शुरू कर सकते हैं, बेशक आप 50,000 से लाख रुपए से कर सकते हैं। इसी तरह आपका रियल एस्टेट है कि जी आप इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें, अगर आपका जो भी सेविंग है उससे आप जो अप्रूव्ड सोसाइटीज़ होती हैं, ये नहीं है कि कहीं पे भी आप जो है ना वो अखबार में या किसी ऐड को देख के आप कर लें। जिसमें भी आपने इन्वेस्ट करना है पहले उसकी अप्रूवल्स देखें कि उसके LDA, अगर जिस तरह हम लाहौर में बैठे हुए हैं तो DHA LDA है कि उसकी प्रॉपर अप्रूवल है। अगर किसी सोसाइटी के पास है तो उसमें फ्रॉड का जो एलिमेंट है वो बहुत कम हो जाता है, लेकिन हम वो देखते नहीं है। किसी ने भी कह दिया ना तो हम आगे चल पड़ते हैं। और तब जब तक पता चलता है, हमारे जो कि डिपार्टमेंट्स जो हैं उनकी भी बड़ी वो है, कैजुअल एटीट्यूड है कि जैसे अगर कोई लॉन्चिंग किसी ने सोसाइटी की है उसकी अप्रूवल नहीं है तो वो डे 1 पे उसको बंद कर दें। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि जब मिलियंस ऑफ रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट लोगों की हो चुकी होती है फिर डिपार्टमेंट उठ के आते हैं कि जी ये तो अप्रूव ही नहीं है। आप तो प्राइवेट सोसाइटीज़ की बात कर रहे हैं, हमारे अपने सरकारी रूडा के साथ क्या हुआ आपको देख लेना। लेकिन रूडा का तो जिस तरह अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा है कि जो हम केस है वो हाई कोर्ट में अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सके। अब उसमें भी इश्यूज़ ये होते हैं कि जो प्राइवेट सर्कल है उसमें जो लॉयर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल और हाई फीस वाले होते हैं। जो गवर्नमेंट के लॉयर्स होते हैं वो उतने उस लेवल के उनको कम्पीट ही नहीं कर पाते, जिस वजह से गवर्नमेंट ज़्यादातर केसेस यानी स्ट्रांग फुटिंग पे होने के बावजूद भी हार जाती है। अच्छा, जितना मर्जी केस को स्ट्रांग कर ले, आप देखें कि अगर ये नया लॉ भी बनाते तो फिर भी वो जो 4 अरब की इन्वेस्टमेंट हुई है जो इन्होंने राजी खरीदी है वो उनको दोबारा से खरीदनी पड़ेगी। ये इस तरह की मेरा ख्याल है कि वो जो कुछ उसमें जितना कुछ हो चुका हुआ है सुप्रीम कोर्ट से ये जो है ना वो हो जाएगा बहाल, और इस प्रोजेक्ट को होना चाहिए। जब तक हम प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड और जिस तरह इस्लामाबाद बना हुआ है एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से, पूरे पाकिस्तान में अगर देखें तो एक ही शहर है जो ऑर्गेनाइज तरीके से बना हुआ है। बाकी तो हमारे इसी तरह ही है कि जी यहाँ से एक गली में से जो है ना गाड़ी गुजारना भी अजाब होता है। तो अगर ये बनने जा रहा है और उस पर क्या होगा कि जो हमारा इस वक्त एग्जिस्टिंग लाहौर है इसके ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा। आपका जो वाटर लेवल की इशूज़ हैं उसको जिस तरह वहाँ पे वो कह रहे हैं कि जी हम 5 या कि पता नहीं 10 मिलियन दरख्त लगाएंगे, उससे आपका एनवायरनमेंट को बड़ा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, इस तरह के प्रोजेक्ट से जो हमारे प्राइवेट सेक्टर है या फिर जो कहते हैं प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, वो कितनी सरमायाकारी आने के चांसेस होते हैं? कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं? लोग तो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जी बिल्कुल है। इस तरह ये लाहौर सेंट्रल बिजनेस डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाई है जो आपका पुराना वाल्टन एयरपोर्ट था उसके ऊपर। तो वहाँ पे अभी तो इन्होंने तकरीबन 5 प्लाट हैं उसकी ऑक्शन की थी जिसके ऊपर कोई 22 बिलियन तकरीबन इनको इकट्ठा हुआ है। तो उसमें आगे वो ऑलमोस्ट ट्रिलियन प्लस का प्रोजेक्ट है। तो इस तरह की डेवलपमेंट अथॉरिटी जो बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो और उनको किसी भी यानी हमारे यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन का बहुत ज़्यादा इशू है कि इतने डॉक्यूमेंट्स हैं कि आपको साल लग जाते हैं कोई भी एक छोटा सा प्रोजेक्ट अप्रूव करवाने के लिए। तो ये जो आपके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले प्रोजेक्ट्स हैं इसमें चूँकि टाइम की इशू, और यहाँ पे हमारा इशू ये है कि 5 साल भी गवर्नमेंट नहीं पूरी करती। तो जितने भी कंट्रीज़ डेवलप हुए हैं जो हमारे बाद थे, हम जिनको लोन देते थे वो अब यानी हमें लोन देते हैं। तो उनमें क्या हुआ कि एक जो पॉलिटिकल सिस्टम था वो 20-25 साल जो है ना सेम लोग जो है ना वो चला रहे थे, जिसकी वजह से वो डेवलप हुए।
हमारे यहाँ पे क्या होता है 3 साल 5 साल 4 साल, अभी उनके आधे प्रोजेक्ट हुए भी नहीं होते। तो पहले गवर्नमेंट जाती है, दूसरी आती है, वो उन प्रोजेक्ट को आगे लेके ही नहीं चलते, वो वहीं पे रुक जाते हैं, आपके बिलियंस ऑफ रुपीज़ आया हो जाते हैं। अच्छा, मैं चाह रही हूँ कि आप थोड़ा सा हमारे देखने वालों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। आपका क्या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, रियल एस्टेट का जो अपना एक्सपीरियंस रहा 25 साल का, उसमें क्या प्रॉब्लम्स, क्या सीखा, कुछ थोड़ी चीज़ें आप शेयर करें। मैं अपना अगर बताऊँ तो मैं एक छोटे से गांव से, जहानिया यानी डिस्ट्रिक्ट खानेवाल से जो है ना यहाँ लाहौर आया, राइट, अपनी एजुकेशन कंप्लीट की। पहले मैं डिफरेंट ग्रुप्स में जो है ना एज ए यानी मैनेजर फाइनेंस से लेके ग्रुप CFO तक जो है ना मैंने परफॉर्म किया कुछ 20 ईयर्स। अब लास्ट 7 ईयर से जो है ना मैं अपना बिज़नेस कर रहा हूँ। तो मैंने तो यानी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा ग्रो किया कि एक छोटे से गांव के से आके लाहौर जैसे शहर में कि मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, मेहनत की है, पेरेंट्स की दुआएं थी और मैं सक्सेसफुल हूँ इस वक्त। और यही अपॉर्चुनिटीज़ हर किसी के लिए, सिर्फ ये होता है कि आप उसको पॉजिटिवली एक्सप्लोर करें। हमारा ज़्यादा क्या होता है कि हम रिस्क ही नहीं लेते, क्योंकि हमारे ऊपर फिनंशियल बर्डन, फैमिली के जो है ना इश्यूज इस तरह के पुट ऑन होते हैं कि हम उनसे निकल ही नहीं पा रहे होते। हम अपना जो यानी है एक्सप्लोर करने की जो होनी चाहिए ना वो करते ही नहीं है, उसी में ही फंस जाते हैं एक विकियस सर्कल में। जब उसमें जिस तरह हमारा पाकिस्तान फंसा हुआ है विकियस सर्कल ऑफ डेट में, इसी तरह हम खुद भी फंसे होते हैं कि जी हमें पता होता है कि जी हमारा अब फंस के लाख रुपए का खर्चा है और लाख रुपए आमदनी है, अगर मैं रिस्क लूँगा तो 1 लाख रुपए को मैं कैसे पूरा करूँगा। तो जितनी देर आप रिस्क नहीं लेते उतनी देर आप आगे निकल ही नहीं सकते। जब हम यूथ के साथ बात कर रहे होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात कर रहे हैं, जिस पे आप भी जो है वो बहुत ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं, तो उनका सबसे पहला सवाल ये होता है कि हमारे पास तो इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, हम कहाँ से स्टार्ट करें आइडिया और कहाँ से। फिर जब अगर लोन सिस्टम की बात की जाती है बैंक्स के ज़रिए, और गवर्नमेंट ने भी जो है वो जो लोन सिस्टम शुरू किया हुआ है, तो प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि वो प्रोसेस इतना मुश्किल होता है कि लोग उससे भागे जाते हैं कि भाई रहने दो, इतना इंटरेस्ट, इतना मुश्किल प्रोसेस, ये भी जमा कराओ, वो भी जमा कराओ। तो इसमें जो है ना जो एंटरप्रेन्योरशिप और बिजनेसमैन है, इसमें जो लीनियर लाइन है ना वो इसी चीज़ की है कि बिज़नेस आप इन्वेस्टमेंट से शुरू करते हैं। जो एंटरप्रेन्योर होता है वो डॉक्टर साकिब साहब हैं अखुवत के जो हैं, वो कहते हैं कि आप खुली आंखों से ख्वाब देखें और ख्वाब वो देखें जो आपको सोने ना दें, फिर आप एंटरप्रेन्योर बनते हैं। पैसे से तो काम करना वो बिज़नेस है। एंटरप्रेन्योर आप तब बनते हैं जब आपके पास नहीं है और आप ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। आप में कुछ पैशन ऐसा होना चाहिए जो आपको सोने ना दे और आप कुछ ना कुछ कर गुजरे, फिर आपकी अचीवमेंट्स होती है। वो गवर्नमेंट ऑफिसर थे लेकिन उनके ख्वाब बड़े थे, तो वो आज अखुवत अगर देखें तो बिलियंस ऑफ रुपीज़ का एक प्रोजेक्ट है और कितने लोग हैं जो उससे बेनिफिट ले रहे हैं। अगर वो एक सरकारी अफसर ही होते तो आज ज़्यादा 20-21वें ग्रेड में होते। उन्होंने एक रिस्क लिया अपने ख्वाबों को पूरा करने के लिए, तो इस वक्त वो लोगों के लिए एक रोल मॉडल है। बिल्कुल। अच्छा, जब हम रियल एस्टेट की बात करते हैं तो 3-4 किस्म की इन्वेस्टमेंट आ सकती है। सबसे पहली तो जो कि एक हमारा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का पर्सन है या फिर यूथ है हमारी, उनका पहला ख्वाब ये होता है कि हम अपना घर जो है वो स्टार्ट कर सकें। सेकंड टाइप आती है कि फिर आप जो है वो किसी कमर्शियल अपने बिज़नेस को सेट करना चाहते हैं, कोई छोटा सा ऑफिस बनाना चाहते हैं या वॉट एवर, जो एक कैफ़े है, रेस्टोरेंट है, इस तरह की कोई चीज़ बनाना चाहते हैं। तीसरी जो है वो कमर्शलाइजेशन और फिर इंडस्ट्री की तरफ हम लोग आते हैं। तो इसमें आपको क्या लगता है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं? क्योंकि एक जो घर बनाने वाला एक आम बंदा है उसको भी उतने ही मसाइल नजर आते हैं, एक इंडस्ट्रियलिस्ट है उसके भी मसाइल अपनी जगह पर मौजूद हैं कि हुकूमत कोऑपरेट नहीं कर रही, यहाँ मसला है, यहाँ मसला है। इसमें अब मसला जो है ना, वैसे जो देखा जाए तो वाकई लास्ट 1 ईयर में अगर देखें तो आपकी जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है वो ऑलमोस्ट 30% बढ़ गई है। जो 1 लाख रुपए का आपका स्टील का वो था टन था, वो इस वक्त 1,95,000 का हो गया हुआ है। इसी तरह सीमेंट है, तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो बढ़ गई है। लेकिन उसके साथ साथ अगर देखा जाए तो पिछले दिनों भी मैं एक सर्वे देख रहा था, तो उसमें एक जो आम मजदूर है उसके भी जो अब जो 500-700 रुपये लेता था वो इस वक्त 1500 ले रहा है। ज़ाहिर है इन्फ्लेशन का जो इफ़ेक्ट है, अब मिनिमम इस वक्त 20% के करीब इन्फ्लेशन चल रही है एक्चुअल में। तो इनकम की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो उस लेवल की नहीं क्रिएट हो पा रही हैं। गो कि कंस्ट्रक्शन की वजह से सारी इंडस्ट्री आपकी चल पड़ती है, 40-50 इंडस्ट्री अगर आपका सिर्फ कंस्ट्रक्शन सेक्टर चलता है, लेकिन वो जिस हिसाब से चलना चाहिए था उस लेवल पे नहीं चल सका। और हमारे जो बिज़नेस कम्युनिटी है उसमें भी लोगों की जो अपनी प्रॉफिट है कंपनीज़ की वो तो बढ़ गई है, लेकिन जो सैलरीज लेवल देखा जाए तो वो
उसमें नहीं है। वो लॉस इन प्रॉफिट वाला प्रॉब्लम है ना। हाँ, तो वो उसमें अभी प्राइम मिनिस्टर ने भी लोगों को रिक्वेस्ट की है, जो बड़े बिजनेसेस हैं उसमें कुछ 2-3 कंपनीज ने की है, एक एयरलाइन है, एक और कंपनी है, मैं नाम नहीं लूँगा जी जी। तो उन्होंने उसके ऊपर वो किया है कि अपने जो लोअर लेवल के एम्प्लॉइज़ हैं उनकी कोई 50% जो है ना इंक्रीज़ की हैं सैलरीज ना, तो उससे ये होगा कि उनको कम से कम डे टू डे नीड्स जो हैं वो तो पूरी होंगी। और दूसरा इन्वेस्टमेंट है, तो वो सबसे पहले तो हमारा यही ख्वाब होता है कि हम घर लें, बजाय इसके हम बिज़नेस को वो करें और फिर घर लें। हमारा सबसे पहले एक डे वन से ही होता है कि बच्चे को भी या किसी को भी कि जी घर बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। लेकिन सर्वाइवल के लिए बिज़नेस बहुत ज़रूरी है। वंस आप सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन जाते हैं तो फिर तो जो मर्ज़ी घर ले लें। अगर पहले दिन ही आपके पास जो कुछ है अगर आप घर पे लगा देंगे तो आप बिज़नेस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे यहाँ पे लोन की जो सिस्टम है वो इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि जो बिज़नेसमैन हैं उनके लिए लोन लेना एक बहुत बड़ा मसला होता है। अभी पहली दफ़ा हुआ है कि इस गवर्नमेंट ने इस पे बहुत फोकस किया है और बैंकों के साथ बार बार मीटिंग्स करके कुछ इस लेवल पे लेके आए हैं कि अब आम आदमी के लिए भी जो है ना लोन लेना थोड़ा सा फैसिलिटेशन हुई है। जिस तरह अभी एसएमई सेक्टर की पॉलिसी अनाउंस हुई है तो उसमें भी इन्होंने कहा कि जी 10 मिलियन तक 1 करोड़ रुपए तक जो बिजनेसमैन है एसएमई सेक्टर का उसको बगैर कोलेटरल के लोन देंगे। तो उस वजह से अब बिजनेस जो किसी भी जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसकी डेवलपमेंट में जो एसएमई सेक्टर है उसका 50% का रोल है। हमारे यहाँ पे एसएमई की पॉलिसी ही कोई नहीं थी, बिल्कुल, जो अब पहली दफ़ा बनी है और इसमें इनको फाइनेंसिंग मिलेगी तो वो बहुत ज़्यादा रोल। एक्सपोर्ट की जितनी बड़ी इंडस्ट्री है उसको सपोर्टिव इंडस्ट्री आपकी एसएमई सेक्टर है। अगर वो डेड होगा तो आपके एक्सपोर्ट वाला भी नहीं उतना उस लेवल को परफॉर्म नहीं कर सकेगा। अब मिनिमम हमारी इस वक्त जो बैलेंस ट्रेड जो है उसको बैलेंस करने के लिए भी आपकी एक्सपोर्ट 3 टाइम होनी चाहिए। इस वक्त तो टोटल आप इंपोर्ट है आपकी गाड़ी, दूसरा कि हम लग्जरी चीज़ें इंपोर्ट कर रहे हैं जो हमारी ज़रूरत नहीं है। अवाम को भी हमें भी यानी एज ए ह्यूमन बीइंग सोचना चाहिए कि ये हमारा मुल्क है, इस पर हम कम से कम जुल्म करें। जो चीज़ यहाँ पे है गुजारा कर लें, ना कि एक लग्जरियस आप गाड़ी लें। आप जो यहाँ पे बन रही हैं उनको ही वो करें ताकि आपका इंपोर्ट का जो बिल है वो कम हो जाए। आपके फूड आइटम इतने ज़्यादा आ रहे हैं, अब उस पर कैसे यानी सरवाइव कर सकते हैं। जो मुल्क डेट में फंसा हुआ है वहाँ पे अगर आप सिर्फ बाहर के खाने की चीज़ें अगर बाहर से मंगवानी है तो लग्जरी आइटम्स को बिल्कुल हमें थोड़ा सा वो करना चाहिए। अच्छा, लास्टली हम लास्ट बिल्कुल 2 मिनट्स है हमारे पास, तो चैम्बर का क्या रोल हो सकता है? चैम्बर जो कि बिजनेस कम्युनिटी का जो है ना एक एसोसिएशन होती है, चैम्बर और गवर्नमेंट और जो बिजनेस कम्युनिटी ये बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं? बहुत पॉजिटिव रोल यानी है। लाहौर चैम्बर तकरीबन पाकिस्तान की सबसे बड़ी चैम्बर है, बिल्कुल, और ये इस वक्त गवर्नमेंट और जो बिजनेस कम्युनिटी है उसमें ब्रिज का रोल प्ले कर रही है। और बहुत ज़्यादा जिस तरह बजट प्रपोजल्स हैं और अपनी कम्युनिटी के लिए जितने भी टैक्स में चेंजेस आती हैं या आपके एक्साइज वगैरह में चेंजेस आती हैं, इंपोर्ट में चेंजेस आती हैं, उसके ऊपर वहाँ पे सेमिनार होते हैं, वेबिनार होते हैं, लोगों को वो करते हैं। फिर जो बिज़नेस कम्युनिटी के मसले हैं वो वहाँ पे बताते हैं। फिर चैम्बर कलेक्टिवली FBR के साथ, प्राइम मिनिस्टर के साथ, CM के साथ, सारे यानी वो एक पूरी चेन बनी हुई है, तो वो बहुत ज़्यादा यानी पॉजिटिव रोल प्ले अपना कर रहे हैं। लेकिन है कि इससे ज़्यादा की कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। गवर्नमेंट को भी कोई भी जो चीज़ें हैं ना ओवरनाइट अपने एक्ट हैं या ऑर्डिनेंसेस नहीं लाने चाहिए। जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, अगर मीडिया के बारे में कोई चीज़ आ रही है तो मीडिया एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है, उसको ऑन बोर्ड करें, उनके साथ डिस्कशन करें कि जी ये हम लेके आ रहे हैं, ये उसके पॉजिटिव हैं, ये नेगेटिव हैं, उनके व्यूज़ लिए जाएँ ताकि बाद में इश्यूज ना हो, लोग रोडों पे ना निकले हर चीज़ के ऊपर। यहाँ पे हमारा ये भी बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और पे भी लोग निकल आते हैं। ये है कि हम जो है वो चाहे हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं लेकिन हमारी सोच छोटे लेवल से लेके ऊपर लेवल तक जो है वो आमराना ही है। इसके साथ ही मैं क्लोजिंग पे जाना चाहूँगी, टाइम खत्म हो चुका है। चीज़ अगर इसमें यह है कि हमारी ज़्यादातर चीज़ें क्या होती हैं इंग्लिश में लिखी आ रही होती हैं और हमारा जो मैसेज है उसको इंग्लिश समझने की, जिसकी वजह से चीज़ों को समझे बगैर ही हम रोडों पे होते हैं। कई चीज़ें पॉजिटिव होती हैं लेकिन लोग रोडों पे होते हैं, बता देता है तो लोग रोड पे आ जाते हैं। बिल्कुल जी, इस पे बड़ा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट रेस किया कि जब आप किसी कम्युनिटी के लिए कानून साजी कर रहे होते हैं और स्पेशली अगर हम रियल स्टेट और जिस तरह से इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, तो जब मैसेज का मामला हो तो फिर उनकी ज़बान में आसान अल्फाज में उन तक बात पहुँचनी चाहिए। इसके साथ ही गुड मॉर्निंग लाहौर से रूबा अरूज को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।